नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में 24 से 25 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, वो तमाम जानकारी हमेशा की तरह आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। चलिए, पिछले वीडियो के प्रश्न को हम देख लेते हैं, जो पिछले वीडियो के अंत में हमने आपसे पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? और हमने आपको बताया था इसका जो राइट आंसर यह है फ्रांस। हालांकि इसमें कुछ चीजें आपको ये भी ध्यान रखना, हमने आपको बतलाया भी था, फ्रांस जो है ये नंबर 1 पर है। हालांकि नंबर 1 पर फ्रांस के अतिरिक्त और भी कई देशों को रखा गया है, जैसे कि नंबर 1 में भी फ्रांस ऊपर है, लेकिन इसके बाद क्रमशः नंबर 1 पे जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। तो कुल मिला के नंबर 1 पर यानी कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में अगर हम बात करें तो इन 6 देश को रखा गया है नंबर 1 पर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रांस आप लोग नहीं बोलेंगे। एक्चुअली अगर हम इसको देखें सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि नंबर 1 पर ये 6 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, बात यहाँ पर एक मैं आपको ये बता दूं कि इसमें फ्रांस को ऊपर क्यों रखा गया। दरअसल इसमें एक बात यह भी है कि फ्रांस के मतलब जो फ्रांस के कुल 194 देशों में एंट्री फ्री कर सकते हैं, मतलब फ्री एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, अपने भारत की बात करें, तो भारत के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 2023 को लेकर जो रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत अपना 84वें स्थान पर था शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में। और रिसेंटली जो 2024 को लेकर ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जो आई है ये 2024 को लेकर आई है। ठीक है, तो इसमें अपना जो भारत है ये एक स्थान पीछे चले गया, अब ये 85वें स्थान पर। और भारत की बात करें 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, अगर भारत के संदर्भ में ये चीज हम देखें कि फ्री वीजा यात्रा कितने देशों में कर सकते थे, तो उस समय जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था 60 देशों में। लेकिन रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि 62 देशों में भारतीय जो कि वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो ये चीजें हालांकि हमने आपको बतला दिया है, ये तमाम बातों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि आज है 25 फरवरी 2024 और आज आपको शाम के 7 बजे बीपीएससी यानी कि 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए जो नवा प्रैक्टिस पेपर है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट की हम बात कर रहे हैं, 7 बजे शाम को आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर माई कोर्स सेक्शन में जो 70वीं बीपीएससी वाला कोर्स है, मतलब वहां पर जाएंगे, टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करेंगे और वहां पर 70वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज आपको ऐसे दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप देखेंगे एक फॉर्मेट में वीडियो होगा, पीडीएफ होगा और टेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पर इन सभी में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में जाना है और यहीं पर ये चीजें आपको मिल जाएगी। और ये तमाम चीजें आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर, ये जो 70वीं वाला कोर्स है इसमें आपको दिया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, आप यहाँ पर जो बॉक्स में देख रहे हैं ये तमाम चीजें जो लिखी गई है, सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें आपको इसी कोर्स में मिलेगी। आप इस वाले प्रोमो कोड को अप्लाई करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, तमाम चीजें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टेस्ट होंगे 130, 40 फुल लेंथ है और 90 प्लस इसमें सेक्शनल टेस्ट है। अच्छा, रिसेंटली जो 2 पीडीएफ हमने लॉन्च किया, एक तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2023 वाला, इसमें आपको बिहार के करंट अफेयर्स की बात करें 2023 का पूरा संग्रह मिल जाएगा, जो कि आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। और इसके बाद एक और पीडीएफ लॉन्च किया था हमने, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है, पूरे साल का संग्रह है, विस्तृत तौर पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बिहार में आयोजित होने हैं वहां पर आपको भरपूर हेल्प करेगा। तो ये चीजें सभी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। बीपीएससी 70 एक प्रोमो कोड है, आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके कोर्स को परचेज कीजिए, निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि 21 फरवरी 2024 को महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, महेश्वर हजारी जब इनका इस्तीफा आया था तो चीजें हमने आपको बतलाया था, लेकिन अभी नए उपाध्यक्ष फिर से बने हैं। तो ऐसे में ये जो प्रश्न बना है इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि नरेंद्र यादव रिसेंटली बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं। और रिसेंटली बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र बल्कि नंद किशोर यादव। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज होने की संभावना है। देखिए, 21 फरवरी ये डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 फरवरी 2024 को
जदयू नेता, ये भी पूछे जा सकते हैं किस दल से हैं, किस राजनीतिक पार्टी से हैं। तो जदयू नेता महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव बने हैं, जो कि ये भी जदयू से ही हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिए, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं उपाध्यक्ष की। अगला पॉइंट है कि नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा में नए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव चुने गए हैं। यानी कि स्पीकर जो है यानी कि जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये कौन है? तो भाजपा के नंदकिशोर यादव है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, नई सरकार का जो गठन हुआ है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये कुल 9वीं बार, इस बार की बात करें तो इस बार मिला के कुल 9वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक है सम्राट चौधरी, एक है विजय कुमार सिन्हा। और सम्राट चौधरी ने अभी हाल ही में अपना पहला बजट पेश किया था विधानमंडल में। ये चीजें आपको हमने बताया है। अच्छा, बात हो रही यहाँ पर स्पीकर की। तो नंदकिशोर यादव जो अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं, इससे पहले अवध बिहारी चौधरी इस पद पर कार्यरत थे। बिहार विधानसभा की बात हुई तो विधानसभा की कुल सीटें बिहार में जो निर्धारित है वो 243, जिनमें भी कंडीशन ये है कि 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए इसमें आरक्षित है। देखिए, बिहार विधानसभा को लेकर एक चीजें मैं कई बार आपको रिपीट करता हूं और इस साल मैं करता रहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न अराइज हो, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में पुराने करंट अफेयर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो बिहार विधानसभा में विधायक ज्योति देवी को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी। ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक संदेश देते हुए ये पहल किया गया था। तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। बिहार विधानसभा या फिर विधानसभा की बात हुई है तो आपको कुछ चीजें अतिरिक्त बता दूं। कई बार यहाँ से प्रश्न रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट है कि विधानसभा का जो नेता होता है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता होते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है कि राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने विधानमंडल शब्द का प्रयोग किया था, जो कि हमने आपको बताया था कि विधानमंडल में सम्राट चौधरी ने अपना पहला बजट पेश किया। दरअसल विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। अच्छा, इसको आप लोग ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार से कि विधान परिषद जो है ये राज्य विधानमंडल का जो होता है ये उच्च सदन होता है और विधानसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है। जिस प्रकार से आप लोग ये ध्यान रखते हैं कि भारतीय संसद के 2 सदनों की अगर हम बात करें, राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। तो उसी प्रकार से ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अगला पॉइंट है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम इसकी संख्या हो सकती है 60। तो विधानसभा से संबंधित जो परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार की सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 में युवाओं को रोजगार के बढ़ते अवसर थीम के साथ, अर्थात इस विषय के साथ जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए, इसका जो राइट जो आंसर है ये है विकल्प नंबर सी यानी कि बिहार। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देखिए, इसको अच्छी तरीके से आप समझ पाइएगा। दरअसल एक पहल है बिहार सरकार की और ये हर हफ्ते एक नए थीम के साथ ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करता है। और ये जानकारी हम यहाँ पर इसलिए भी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये इस पहल का पहला थीम है और थीम का नाम क्या है वो यहाँ पर हमने प्रश्न में इंडिकेट किया है, सुशासन के कार्यक्रम यानी कि 2020-25 के तहत 7 निश्चय 2 में युवाओं के रोजगार के बढ़ते अवसर, ये इसका निर्धारित थीम है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। दरअसल इसमें हमने लिखा है कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत बिहार संवाद समिति की ओर से जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मूल रूप से देखा जाए तो विभाग का नाम है क्या? सूचना और जनसंपर्क विभाग, और इसके तहत ये जो आयोजित किया जा रहा है ये बिहार संवाद समिति की तरफ से ये आयोजित होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, जन भागीदारी प्रतियोगिता के लिए जो पहला थीम था वो हमने अभी बताया आपको कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत 7 निश्चय 2 में युवाओं के रोजगार के बढ़ते अवसर, ये 2024-25 को लेकर जो कर सकते हैं 7 निश्चय फेज 2 अभी चल रही है।
उसको ध्यान रखते हुए थीम निर्धारित किया गया है। आइए इसको हम समझते हैं, जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है इसमें किसको पुरस्कार मिला। देखिए इस थीम के लिए वीडियो प्रतियोगिता में कुल 124 और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में कुल 92 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ये पहला थीम था, यहाँ पर हमने इंडिकेट भी किया है, इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आइए आपको बता दूं कि वीडियोग्राफी प्रतियोगिता विजेताओं की बात करें तो रोहित राज जो कि पटना के हैं, इसके बाद वैशाली के अमन कुमार द्वितीय स्थान पर, रोहतास के उज्जवल सिंह तीसरे स्थान पर। बात करें फोटोग्राफी पुरस्कार की तो पूर्वी चंपारण के अभिषेक कुमार पहले स्थान पर, वैशाली के अंशु राज दूसरे, और इसके बाद पूर्वी चंपारण के ही ज्योति तीसरे स्थान पर रही। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेना है। देखिए यहाँ पर आपको मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी दूं, जैसे कि बात हो रही है 7 निश्चय योजना की। आपको ये ध्यान होगा, हमने कई बार बताया है, पुनः रिकॉल करा दो कि 7 निश्चय योजना जो है ये बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और 7 विभिन्न लक्ष्यों पर। अच्छा यहाँ पर आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ये राज्य के विकास पर ही केंद्रित है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने ये पहल किया है। इसमें कई चीजें सम्मिलित है जिसमें समग्र रूप से मतलब इसको विकसित किया जा रहा है। जो भी चीजें इसमें निहित होती है, जो 7 निश्चय होते हैं उस पर कार्य किया जाता है। कुछ चीजें यहाँ से पूछे जा सकते हैं, हालांकि हमने बताया है, मैं दोहरा दूं कि 2015 में ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की फेज 1 प्रारंभ हुई थी। कब? तो फेज 1 जो हुआ था ये हुआ था 2015 में और ये संचालित हुआ 2015 से लेकर 2020 तक, और फिर 2020 में इसका द्वितीय चरण लागू हुआ है जिसको बोलते हैं सेकेंड फेज, जो कि 2025 तक संचालित होगी। कौन सा फेज? तो फेज 2, ये ध्यान रखिए। अच्छा इन सब के अतिरिक्त आप ये जो देख रहे हैं फेज 1 फेज 2, तो फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने आपको बतलाया था, इसमें जो 7 निश्चय था उसमें एक पॉइंट ये भी था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति 22 मार्च 2023 को जो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया, यही इसका थीम था। ध्यान रखिएगा 7 निश्चय पार्ट 2 में जो निहित था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और 22 मार्च 2023 को जो बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, सॉरी 110वां नहीं बल्कि 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और 110वें की एक्चुअली हम बात यहाँ पे थोड़ा कर चुके हैं, तो आपको बता दूं 110वां स्थापना दिवस मनाया गया था 2022 में, और इसका थीम क्या था? तो ये था जल जीवन हरियाली। ये चीजें आपको मालूम होगा, हमने कई बार बतलाया है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के फिल्म पुरस्कार खास करके, और इसका जो करेक्ट आंसर है बॉलीवुड के खान, किंग खान शाहरुख खान। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। शाहरुख खान को अभी हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार में से एक है, और इसके तहत जो चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन रिसेंटली 20 फरवरी 2024 को मुंबई में किया गया। अब यहाँ पर इस फिल्म पुरस्कार के तहत हम विजेताओं की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट जो है यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए, जो कि रिसेंटली आई थी। आप लोगों ने आई होप कि देखा होगा, अभी तक मैं नहीं देख पाया हूँ लेकिन अब मैं जरूर इसे देखूंगा। अगला यहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, नयनतारा को ये जवान मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई, और इसके बाद है बेस्ट खलनायक, जो कि एनिमल मूवी के लिए बॉबी देओल को दिया गया। ये भी मूवी मैंने नहीं देखा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किन्हें मिला? तो संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल के लिए दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक, क्रिटिक्स कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है, तो विकी कौशल को सैम बहादुर के लिए दिया गया। बस वहीं पर आगे एक और पॉइंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, जो फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये 1969 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। कब? 1969 में। और एक पॉइंट ये भी है कि पहला पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो 1969 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता बनी थी। ये नाम यहाँ से ध्यान रखिएगा, कौन? तो देविका रानी। आई होप कि आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा ये जो फिल्म पुरस्कार है दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया था ये ग्रैमी अवार्ड के बारे में। ये इसका 66वां संस्करण था ग्रैमी अवार्ड का, और ग्रैमी अवार्ड ये संगीत की दुनिया में दिए जाने वाला भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा अवार्ड है। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली पूरे विश्व के
पूरे मतलब कि दुनिया के इसमें कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है? ये संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें भी कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में ये पॉइंट काफ़ी बड़ा पॉइंट है, जो कि निकल कर सामने आता है एग्ज़ाम पर्पज़ से, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? तो इस 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का जो पुरस्कार मिला, ये दिस मोमेंट एक एल्बम का नाम है, इसे दिया गया। और इस एल्बम की बात करें तो ये शक्ति बैंड का एक एल्बम है, बॉलीवुड में शक्ति बैंड है एक, इसी बैंड का ये एल्बम है दिस मोमेंट और शक्ति बैंड के जो कलाकार हैं, आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? अच्छा इसके अतिरिक्त कई और भी पुरस्कार हैं, वो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं और आपको मैं बता दूँ कि 69वां फ़िल्म फेयर अवार्ड देखिए हम फ़िल्म पुरस्कारों की भी बात कर रहे हैं या फिर जो संगीत पुरस्कार अभी हमने बात किया ग्रैमी अवार्ड की, तो इस तरह की कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं। तो 69वां फ़िल्म पुरस्कार की जो या फिर 69वें फ़िल्म फेयर अवार्ड की जो अभी घोषणा हुई है, तो इसको लेकर कंप्लीट सूची यहाँ पर है कि ये अभी हाल ही में गांधीनगर, गुजरात में 27 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ। ये इसका 69वां संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला रणबीर कपूर को एनिमल के लिए और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और इसी प्रकार से कई और भी हैं, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला 12th फेल को, इसके निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और साथ-साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को। ये अपने आप में सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए या फिर इसका पीडीएफ फाइल आप लोग एप्लीकेशन पे जाके ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। जो कोर्स के बारे में हमको बता रहे थे, उसी कोर्स में आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएगा। अच्छा इसके अतिरिक्त पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया था बाफ्टा के बारे में, ब्रिटिश फ़िल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का जो पुरस्कार मिला है, ये मिला है ओपेनहाइमर को, जो कि क्रिस्टोफर नोलन इसके निर्देशक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रख सकते हैं। ये इसका 77वां संस्करण था। 19 फरवरी 2024 को लंदन में ये आयोजित हुआ बाफ्टा अवार्ड्स। ठीक है, कल ही हमने बताया था, आज हम इसे स्किप कर रहे हैं, चलते हैं आगे। प्रश्न है कि बताएं कि किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट है विकल्प नंबर डी यानी कि स्वीडन। स्वीडिश फोटोग्राफर है एलेक्स डॉसन, जिन्हें कि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि फरवरी 2024 में स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को उनकी तस्वीर तस्वीर का नाम दिया गया है वेल बॉन्स। तो इसके लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अच्छा ये तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। दरअसल इस तस्वीर की बात करें तो ग्रीनलैंड जो कि देश है, तो यहाँ पर बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक व्हेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये तस्वीर है जिसे नाम दिया गया वेल बॉन्स। इसी तस्वीर के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। अच्छा इसी प्रकार की एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था, आई थिंक 10 दिन पहले। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए जिसे नाम दिया गया आइस बेड, इसके लिए ब्रिटेन की नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। ये भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो अक्टूबर 2023 में लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या विकास को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। तो फोटोग्राफी की दुनिया में ये कुछ बड़े पुरस्कार हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी जो हम बात कर रहे थे वेल वॉन्स और साथ साथ आइस बेड के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है इसे अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का, और ये किन्हें मिला है तो एलेक्स डॉसन को, जो कि स्वीडन के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे नाम दिया गया है वेल बॉन्स। और दूसरी तस्वीर जो हम बात कर रहे थे आइस बेड, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 के तहत नीमा सकिरानी को बेस्ट फोटोग्राफर चुना गया इसी तस्वीर के लिए। देख रहे हैं, तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न है कि बताएं कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ये चौथा संस्करण अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि आसान है। देखिए आपको बता दूं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। कब? तो 21 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक, और इसका शुभंकर रखा गया है हिम तेंदुआ। अच्छा हिम तेंदुआ की बात हुई तो रिसेंटली एक जनगणना हुई थी
एक आकलन हुआ था, उसके आधार पर बताया गया कि सबसे अधिक नहीं बल्कि भारत में जो हिम तेंदुए की जनसंख्या ये है 718 और इसमें भी सबसे अधिक है लद्दाख में। ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी, आपको बताया गया था 718 हिम तेंदुआ इस वक्त भारत में है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम की, तो इसका उद्घाटन, ये जो चौथा संस्करण है, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया और इस 5 दिवसीय आयोजन में करीब 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ये चीजें ध्यान रखें। अब इसके पहले जो 3 और भी आयोजन हुए हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, वो देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण 2020 में लेह और गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, लेह जो कि आपको ध्यान रखना लद्दाख में है। और इसके बाद अगला है कि फरवरी 2021 में दूसरा और फरवरी 2023 में तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन है, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही किया गया था। तो इस लिहाज से देखें तो इसका जो चारों मतलब कह सकते हैं संस्करण है, चारों खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। एक तरह से ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 20 फरवरी 2024 को दिल्ली में मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 शुरू हुई है। बताइए कि भारत की तरफ से इसमें कौन भाग ली है। तो इसका देखिए राइट जो आंसर ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि सिनी शेट्टी। जो मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई है दिल्ली में, तो भारत की तरफ से इसमें सिनी शेट्टी भाग ली है। देखिए आपको बता दूं कि 71वां मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत 20 फरवरी 2024 को दिल्ली स्थित भारत मंडपम से किया गया। अच्छा, ये भारत मंडपम वही है जो कि प्रगति मैदान में है और यहीं पर 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। और आपको मालूम होगा कि भारत को G20 की कमान इंडोनेशिया से मिली थी, जहां पर 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में आयोजित हुआ था। ठीक है, और आपको ये ध्यान होगा कि भारत से G20 की कमान मिली है ब्राजील को। और भारत की अध्यक्षता में जो G20 की कह सकते हैं बैठक आयोजित हुई, जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, 18वां शिखर सम्मेलन था, जिसका थीम था वसुदेव कुटुंबकम। ये चीजें आपको मालूम है, रिकॉल यहाँ पे हमने करा दिया। और यहाँ पे देखिए जो बात हुई 20 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई, ये 9 मार्च 2024 तक चलेगी। इसमें कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे कि इस साल भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड 2024 में सिनी शेट्टी भाग लेगी। 28 साल के अंतराल के बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है या फिर करेगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें, मेजबानी कर रहा है एक्चुअली में, ये यहाँ पर होना चाहिए 28 साल के बाद। पिछली बार भारत ने इसकी मेजबानी कब किया था, तो 1996 में बेंगलुरु में किया था। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करें तो मिस वर्ल्ड 2021 जो था, ये इसका पिछला संस्करण था, जो कि 70वां संस्करण था। इसकी विजेता बनी थी पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का। ये यहाँ पर ध्यान रखें, ये इसका पिछला जो कि 2021 वाला संस्करण था, ये था 70वां संस्करण। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को पिछली बार 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब दिलाया था। ये नाम आप सभी जानते होंगे, मानुषी छिल्लर, जो कि 2017 में भारत को पिछली बार ये मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। अच्छा, मिस वर्ल्ड के बारे में कई जानकारी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिस वर्ल्ड विजेताओं की सूची की बात करें भारतीयों के दृष्टिकोण से, तो 1966 में रीता फारिया, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, रीता फारिया पहली विजेता थे मिस वर्ल्ड की भारतीयों की दृष्टिकोण से देखें तो। 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 19 नहीं बल्कि सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में कौन, तो अभी हमने बताया मानुषी छिल्लर। ये तमाम नाम को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भारत और वेनेजुएला दो ऐसे देश हैं जो कि सर्वाधिक 6 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुके हैं। और ये कंप्लीट सूची हमने आपके समक्ष भी रख दिया है। इसके अतिरिक्त एक और होती है मिस यूनिवर्स, ये भी आइए देख लेते हैं। देखिए मिस यूनिवर्स से भारतीयों के दृष्टिकोण से हम बात करें तो भारत को अब तक 3 मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। सबसे पहली बार जो था 1994 में सुष्मिता सेन को दिया गया था। आप यहाँ पर सुष्मिता सेन को तस्वीर में देख सकते हैं। और दूसरी बार भारत को सन 2000 में मिला था लारा दत्ता के रूप में। आप यहाँ पर लारा दत्ता को देख सकते हैं। और रिसेंटली 2021 में भारत को मिस यूनिवर्स का जो खिताब मिला है, ये हरनाज संधू को मिला है। हरनाज संधू को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखें। अगर हम बात करें साल 2022 का, जो इसका 71वां मिस यूनिवर्स कह सकते हैं प्रतियोगिता था, इसमें अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ये कह सकते हैं विजेता चुनी गई थी। तो ये चीजें खास करके सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित है। इस तरह की भी चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बताएं कि हाल ही में 20 से 25 फरवरी 2024 तक उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया 22 से 25 फरवरी तक।
इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया कि 22 से, एक सेकंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 22 से 24 फरवरी होगा, यहाँ पर आप लोग 24 कर लीजिएगा, 25 नहीं होगा। 22 से 24 फरवरी तक दिल्ली में ये उर्दू विरासत उत्सव का आयोजन किया गया और इस अवसर पर 24 फरवरी को दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति और भाषा विभाग सुंदर नर्सरी में उर्दू में रामलीला का आयोजन किया। ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, अगर रामलीला की यहाँ पर बात हो रही है तो आपको इसको डिटेल में समझना चाहिए कि उर्दू में जो ये आयोजन है, ये नाट्य समूह श्री श्रद्धा रामलीला द्वारा दास्ताने रामायण के नाम से किया गया, जो कि उर्दू में इसका कह सकते हैं आयोजन किया गया। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा करने का उद्देश्य दोनों संस्कृतियों के साझा मूल्य का जश्न मनाना है। आई होप कि आप इसे समझ रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे फेस्टिवल के बारे में, तो आपको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में तमाम फेस्टिवल को लेकर जानकारी दिया था कि 2024 में जितने फेस्टिवल अभी तक आयोजित हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर उसका थीम वगैरह जो भी चीजें आपको मतलब खबरों में रही है वो हमने आपको बताया है। और बिहार के संदर्भ में भी ये चीजें हमने आपको बताया था, और ये चीजों को हल्के में मत लीजिएगा। बिहार के संदर्भ में थावे महोत्सव, थावे फेस्टिवल जो है, इससे एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, पिछले वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिली थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में गल्फ फूड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। अब ये गल्फ फूड क्या है? देखिए, गल्फ फूड 2024 का जो आयोजन है अभी हाल ही में किया गया दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। आइए इसको समझते हैं ये आखिर है क्या। तो हाल ही में खबरों में रहा गल्फ फूड जो है दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक वैश्विक खाद्य और पेय सोर्सिंग कार्यक्रम है। अब यहाँ पर इसे समझिएगा, ये एक वार्षिक आयोजन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में और इसका 29वां संस्करण का आयोजन जो अभी हाल ही में 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 तक ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है और इसमें 125 से अधिक देशों ने भाग लिया। ये दुनिया का कह सकते हैं सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय सोर्सिंग कार्यक्रम है, जो कि अभी हाल ही में इसका 29वां संस्करण आयोजित हुआ है। चलिए आगे, नवा प्रश्न है कि इस भारतीय राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार शमक्का सरक्का मेदाराम जतारा, समक्का सरक्का भी कहा जा सकता है और कई जगहों पर ये मेदाराम जतारा भी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में जो इसका आयोजन हुआ है ये तेलंगाना में हुआ है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, समक्का सरस्का, जिसे कि मेदाराम जतारा के नाम से भी जाना जाता है, यह देवी देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। और आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन अभी हाल ही में 21 से 24 फरवरी 2024 तक किया गया है। यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, वार्षिक नहीं है, द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो कि रिसेंटली ये आयोजित हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे, वर्ष 1998 में राज्य सरकार ने इसे राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया था। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इस डेट पर या फिर इस ईस्वी पर ध्यान देंगे तो आप लोग बोलेंगे सर तेलंगाना तो 2014 में अस्तित्व में आया, तो 1998 में इसे राज्य महोत्सव कैसे घोषित किया गया? तो सवाल यहाँ पर यह है, इसको आप लोग ऐसे समझिएगा कि 1998 में भले ही ये राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया गया, लेकिन उसमें तेलंगाना का कोई नामो निशान नहीं था, आंध्र प्रदेश के ये अंतर्गत था। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो तभी मतलब आंध्र प्रदेश सरकार के तहत ये चीजें राज्य महोत्सव में इसे घोषित किया गया था। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं, ठीक है। हालांकि तेलंगाना को लेकर कई चीजें हम आपको बतलाते रहते हैं, कई चीजें बनी भी है प्रश्न, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस त्योहार की बात करें तो इस वाले पॉइंट को देखिएगा, एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ माँ और बेटी की मतलब याद में ये त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष में सेलिब्रेट होता है, ये चीजें ध्यान रखिए। तो इस तरह के फेस्टिवल से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला 10वां प्रश्न है कि 21 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ है? अच्छा, इसका 8वां संस्करण जब पिछली बार आयोजित हुआ था तब भी हम आपको बताए थे, अभी रिसेंटली इसका 9वां संस्करण आयोजित हुआ है रायसीना डायलॉग का। आइए इसको लेकर चीजें हम देख लेते हैं। रायसीना डायलॉग के 8वें नहीं बल्कि यहाँ पर 9वां होगा, ठीक है। 9वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 8वां संस्करण तो बहुत पहले आयोजित हुआ था, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। फिलहाल ये जो है ये 9वां संस्करण है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और आपको ध्यान रखना वर्ष 2024 के लिए रायसीना डायलॉग का जो थीम अर्थात विषय है यह है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ये 2024 का ये इसका निर्धारित थीम है। 2023 में जो इसका थीम था ये था उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। ये 2023 का इसका निर्धारित थीम था, किसका? तो 8वें रायसीना डायलॉग का। ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर मंथन करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए रायसीना डायलॉग की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी और अब तक इसका 9 संस्करण आयोजित हो चुका है। 11वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हाल ही में GD बिड़ला पुरस्कार
जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इस प्रश्न को आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। हालाँकि सभी चुनिंदे ही प्रश्न होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिस पर लगती है कि ये पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा मतलब ये पुरस्कार जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक अभी हाल ही में कौन बनी है? तो अदिति सेन डे, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना और संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए 19 फरवरी 2023 को घनश्याम बिड़ला पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई। देखिए, घनश्याम बिड़ला या फिर शॉर्ट में जीडी बिड़ला पुरस्कार, ये चीज ध्यान रखेगा। और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन डे। इसके बारे में कुछ चीजें और भी है, इसके साथ ही अदिति सेन डे जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली, अच्छा वही चीज यहाँ पे लिखा गया, पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। अच्छा, इस तरह के कुछ और भी मिलते जुलते फैक्ट है, जैसे कि इस वाले पॉइंट को देखिएगा कि वर्ष 2018 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला भौतिक वैज्ञानिक भी ये बनी थी, भौतिकी वैज्ञानिक भी ये बनी थी। कौन? तो अदिति सेन डे। चूंकि ये खबरों में यहाँ पर है, तो ये प्रबल संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो इस तरह की चीजें आपको कॉमन रूप से देखने को मिलेगा कि जो खबरों में है वहां से मिलते जुलते पूछ ले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है? ये इसका चौथा संस्करण है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। ये अभी हाल ही में नेपाल में आयोजित हुआ है। आपको बता दूं कि 20 फरवरी 2024 को नेपाल के सैन्य मुख्यालय में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन शुरू हुआ है। और ध्यान रखेंगे, यह अभ्यास का आयोजन सेनाओं के बीच तालमेल और शांति रक्षा कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। और इस युद्धाभ्यास में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देश शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये चीजें ध्यान रखिए, शांति प्रयास 4 ये इसका चौथा संस्करण है और ये अभी हाल ही में नेपाल में आयोजित हुआ है, नेपाल सैन्य मुख्यालय में। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 20 फरवरी 2024 को राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया गया? ये किस जिला में किया गया, किनके द्वारा किया गया, ये तमाम चीजें आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जानकारी हम टेस्ट सीरीज के बारे में दे रहे थे, सभी लोग शाम 7 बजे इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन करेंगे। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही कोर्स में आपको तमाम चीजें मिलेंगी। जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मैं पुनः दोहरा दूं, इसमें आपको सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके का नोट्स, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज जो मिलेंगे, इसमें 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट होंगे और 40 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। कुल 130 प्लस टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम की प्रिपरेशन जो हुई है उसके दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। ये तमाम चीज़ों का फायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं महज 399 रुपये में, इस वाले प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके। ठीक है, यही कोर्स आपको ज्वाइन करना है जो एप्लीकेशन पे यहाँ भी आपको दिख रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।